अब हम नए पैनल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि नींव अब हम नए भारत की ये किस तरीके से रखी जा सकती है। क्या वाकई में स्वस्थ भारत के साथ एक ऐसी नींव को रख दिया जाए जो मजबूत हिंदुस्तान को और भी ज्यादा मजबूत कर दे। अगले पैनल को मैं इंट्रोड्यूस करता हूं। प्लीज मिस्टर भावित मल्होत्रा जी मंच पर आइए सर। डायरेक्टर हैं डीपीबी ग्रुप के। मिस्टर प्रशांत अग्रवाल जी नारायण सेवा संस्थान, प्लीज सर मंच पर आइए। जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं वो आपकी जुबान से भारत 24 और फर्स्ट इंडिया के माध्यम से पूरी दुनिया सुने। मिस्टर गजराज पागरिया जी चांसलर हैं एमएटीएस यूनिवर्सिटी के, सर प्लीज कम ऑन स्टेज। मिस्टर हरदीप बख्शी जी चेयरमैन हैं सिडलिंग द वर्ल्ड स्कूल के, सर आपको भी मंच पर सम्मानपूर्वक बुलाना चाहेंगे और आपके विचार सभी के सामने आए। और जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी अपनी फील्ड में काम किया है वो दर्शाता है कि समाज के उत्थान में, समाज के विकास में और देश की नींव को आपने किस तरीके से मजबूत किया है। यही हमारा आज का पैनल का मकसद, नींव नव भारत की। मेघा, ओवर टू यू। थैंक यू विजेंद्र। और मेरे सुपरस्टार होस्ट भी मेरे साथ में मौजूद हैं और नेक्स्ट सेशन की भी शुरुआत करते हैं। गोविंदा सर प्लीज। मैं आदरणीय गजराज पगारिया जी से पूछना चाहूंगा कि जो पैंडेमिक की जो परिस्थिति से हम लोग बाहर निकले हैं, ऐसे में जो एजुकेशन पे प्रभाव पड़ा है और जो ये स्थितियां बनी हैं अभी, ऐसे में राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें तो वर्तमान में गुणवत्तापूर्वक हायर एजुकेशन की देश में क्या नई परिस्थिति तैयार हुई है, उसमें कृपया आप। देखिए, कोविड का नुकसान तो बहुत हुआ हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कोविड के कारण टेक्नोलॉजी के उपयोग से पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि शिक्षा की जो कमियां थी वो पूरी हो गई। टेक्नोलॉजी का जितना भरपूर उपयोग कोविड काल में शिक्षा के क्षेत्र में हुआ और ऑनलाइन क्लासेस चली, ऑनलाइन सेमिनार। भैया एक क्षमा चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थना। भैया आप प्लीज चर्चा नहीं कीजिए वहां पे, यह बहुत कृपया, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो वो कह रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग उस काल में हुआ जहां की लोगों को समझ में आया कि टेक्नोलॉजी के प्रयोग से कैसे अच्छी तरह से कार्य को किया जा सकता है। ना सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस हुई, ऑनलाइन सेमिनार्स भी हुए। जो लोग अपने घरों में बैठे थे, बड़े विद्वान लोग जिनको बुला के उनका व्याख्यान सुनने के लिए बहुत समय लगता था, वो लोग घरों से बैठ के ऑनलाइन माध्यम से बच्चों से जुड़े, उनको सिखाया, उनको समझाया। ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी हुए। शिक्षा का जो नुकसान सोचे थे कोविड काल में होगा वो नहीं हो पाया, लेकिन अब जब वापस ऑफलाइन क्लासेस चालू हो गई हैं तब बच्चों को वापस मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि 2 साल का जो पीरियड था वो बच्चे घर में रह के एग्जाम दिए, घर में रह के पढ़े, तो उनकी एक जो कैंपस में आके जो उनका सर्वांगीण विकास होना चाहिए था वो रुक गया था। तो अब उनके पीछे हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। उनके लिए स्पोर्ट्स के काफ़ी आयोजन करने पड़ रहे हैं, उनके लिए एजुकेशनल टूर के आयोजन करने पड़ रहे हैं, उनके लिए अच्छे सेमिनार करने पड़ रहे हैं ताकि वो वापस से उसी स्पीड के साथ अपने सिस्टम में जुड़ सकें। बिल्कुल, बहुत सच है ये, बहुत सुंदर आपका उत्तर रहा। बिल्कुल सर। और मिस्टर हरदीप बख्शी भी हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं, चेयरमैन हैं सीडलिंग द वर्ल्ड स्कूल। और मैं 2 और पैनलिस्ट से भी रूबरू करवा देती हूँ। मिस्टर भावित मल्होत्रा सॉरी सर, डायरेक्टर डीपीबी ग्रुप के जुड़े हुए हैं। तो वहीं मिस्टर प्रशांत अग्रवाल नारायण सेवा संस्थान से भी जुड़े हैं। सर मेरा सवाल मिस्टर हरदीप बख्शी जी से है। सर आप 3 दशकों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।
आपने इतने समय में काफी बदलाव देखे होंगे, तो आपके अनुभव हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत लंबा अनुभव आपको है, तो किस तरह के अनुभव रहे हैं, कितना बदलाव आप देखते हैं? बहुत एप्ट क्वेश्चन है ये। मैं खुद स्टूडेंट था, जब हम सब स्टूडेंट्स थे तो हम उस दौर से गुजरे हैं जब हम पढ़ाई करते थे। मैं था एक बॉयज स्कूल के अंदर। सो बॉयज स्कूल वेरी डिफरेंट सिस्टम, वहाँ पे टीचर लेडी होती, लड़कियां भी होती थी। आजकल कोएड स्कूल इज अ इन थिंग। तो जो हम पढ़ते थे, तो जो मैंने बदलाव देखा है कि जब मैं खुद स्टूडेंट था, अब मेरे स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका एक तरह से टीचर, हेडमास्टर, मेंटर, गाइड हूं मैं। उस टाइम जब हम लोग पढ़ते थे, उस टाइम रोड लर्निंग जो कहते हैं, या क्रैमिंग कहते हैं, या रटवाना कहते हैं, या बिना समझ के पढ़ाना कहते हैं, या बुक्स वही सेम बुक्स हर साल चलती रहती हैं, वो सिस्टम था उस टाइम। मैं बात कर रहा हूँ 25-30 साल पहले। ग्रेजुअली चेंजेस आए स्कूल सिस्टम के अंदर। जब हम कब स्कूल आया, मैंने अपना स्कूल शुरू किया, मैंने नहीं किया, आई वुड से मेरी मदर ने स्कूल शुरू किया 37 ईयर्स बैक विद द कंसेप्ट कि हमें मॉन्टेसरी ट्रेनिंग शुरू करनी है, जिसके अंदर कहते हैं कि बच्चों को रटवाया नहीं जाए, बनस्पत प्लेवे मेथड से उनको सिखाया जाए, एजुकेशन एड से उनको सिखाया जाए कि बच्चा लर्न करे, बनस्पत बच्चा रटे। तो आप बच्चों को जितना प्लेवे मेथड से सिखाओगे, उतना बच्चा ज्यादा याद रखेगा चीज को। तो ओवर पीरियड टाइम हमने रियलाइज किया, जो मैंने देखा और हमने अपने स्कूल में कर रहे हैं, जो हमारे 3 बोर्ड हम रन करते हैं, CBSE और इंटरनेशनल करिकुलम भी है, IB और कैम्ब्रिज है हमारा। तो हमने जो परिवर्तन देखा, जो मैंने देखा है कि ग्रेजुअली इट्स बिकम मोर प्रोजेक्ट ओरिएंटेड और एजुकेशन एड ओरिएंटेड। अब हमें इसमें बच्चों को रटवाना नहीं पड़ता, बच्चों को अपना दिमाग लाना पड़ता है। हम सिखाते हैं कि बच्चा अपना दिमाग कैसे लगाए। और जब नई NEP पॉलिसी भी आई है, वो भी जो ये इंटरनेशनल करिकुलम है उस पर ही निर्भर करती है कि बच्चा अपने आप 9th में सब्जेक्ट चूज करे। CBSE में बच्चा सब्जेक्ट चूज करता है 11th के अंदर, और कैम्ब्रिज जो इंटरनेशनल बोर्ड है उसमें चूज करता है 9th के अंदर। तो बहुत बड़ा बदलाव है ये। अब ये नहीं कि आपको साइंस है तो आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेनी है। यू कैन टेक फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज, अकाउंटेंसी। तो ये बहुत बड़ा चेंज हमारे एजुकेशन सिस्टम में आया है कि आप बच्चे को एक ऑप्शन दो, ये नहीं दो कि उसको पेरेंट्स जो सोचें वो ही करना है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है कि बच्चा कैन एक्सपेरिमेंट। पहले 30 साल पहले डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, आई थिंक मैक्स टू मैक्स। अब आप वोकेशनल ट्रेनिंग भी कर सकते हो, आप स्किल ट्रेनिंग भी कर सकते हो। जैसे बाहर की कंट्री में एम्फेसिस देते हैं कि बच्चे की उसका हुनर क्या है, चाहे स्पोर्ट्स है, जैसे आपने बोला कि आर्ट एंड कल्चर देना चाहिए बढ़ावा, गोविंद जी ने बोला। तो हमारे स्कूलों में हम लोग बहुत हर चीज को स्पेशलाइज देते हैं, कोर्स से पढ़ाना नहीं होता, वेदर इट्स म्यूजिक, इट्स आर्ट्स, ड्रामा। और हम जानते हैं, मैं बिलीव करता हूं कि टीचर जो एक थ्रू ड्रामेटिक्स या गाने से जो खुद अच्छा कर सकती है, वो सबसे बेस्ट टीचर होती है, क्योंकि वही टीचर है जो बच्चों को अच्छा सिखा सकती है और वो बच्चा लर्न करता है। तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है एजुकेशन सिस्टम के अंदर कि हम बच्चों को उन पे कॉन्फिडेंस करके उनको जो वो चाहें उनको सब्जेक्ट चूज करने दे रहे हैं, और हम उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको यही पढ़ना है। अब इतने ऑप्शन हो चुके हैं, चाइल्ड कैन चूज। तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग शिफ्ट फ्रॉम व्हाट वी, जो हम सब ने पढ़ाई करी है और अब के सिनेरियो में तो बहुत बदलाव आ गया। और अब सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि अब पेपर पेंसिल वो रिडंडेंट हो रहे हैं, मोर ऑफ IT टेक्नोलॉजी यूज हो रही है कि बच्चा लैपटॉप यूज करे या फोन यूज करे। तो दैट्स अ मेजर शिफ्ट, और आई थिंक इट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन। तो इट्स अ मेजर शिफ्ट जो हर जना उससे बेनिफिट करेगा। तो ये मैंने 3 दशक में देखा है कि मैसिव शिफ्ट हुआ है और होना चाहिए सबके बेनिफिट के लिए। ऐसी क्या खास सुविधा है जो आप दे रहे हैं बच्चों के लिए, जो और कहीं उपलब्ध नहीं है? सबसे पहली सुविधा तो ये है कि हम बच्चे लिमिटेड रहते हैं क्लास के अंदर, हम बच्चों को एक्सटीड नहीं करते मोर देन 25-30। दैट्स द बिगेस्ट थिंग। सेकेंड है कि एवरी टीचर हैज टू नो अ चाइल्ड पर्सनली। आजकल जो हम यूज करते हैं वर्ड इमोशनल क्वोशंट, बहुत जरूरी है। हम टीचर तो कहते हैं कि मैं खुद बिलीव करता हूं कि बच्चे का 90% है, 100% है, फर्क नहीं पड़ता। मेरे को नहीं पता कि आपके 10th या 12th में कितने परसेंट, नो वन बॉदर्स फॉर दैट। हमें पता है यू आर अ सक्सेसफुल एंटरटेनर, आई वुड से। हमें मालूम है यू आर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन और यू आर अ रनिंग इंस्टीट्यूट। सो दैट इज व्हाट काउंट्स। आजकल परसेंट इज नॉट द थिंग, द मेन थिंग इज द कॉन्फिडेंस व्हेन यू कम ऑन द स्टेज। आप आए, आपने डांस किया, मेरे को बोले आई डांस, लव डांसिंग, बट मैं शर्म के मारे शायद एक पैर भी ना पाऊं, यू सी। सो दैट्स द कॉन्फिडेंस। सो जो हम वर्क करते हैं बच्चों पे करते हैं कि ईच एंड एवरी चाइल्ड शुड बी कॉन्फिडेंट, यू शुड बी कॉन्फिडेंट लर्नर। और चाहे वो, मैं कहता हूं 20 मार्क्स से पास क्यों नहीं हो, बट उसका जो 20 मार्क्स का कंसेप्ट है दैट शुड बी क्लियर। वो धड़ल्ले से बोल सकता है हाँ मेरे को ये चीज मालूम है, चाहे वो गलती क्यों नहीं हो। सो वी वर्क इन द स्कूल ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल द एम्पैथी ऑफ अ चाइल्ड,
मेन थिंग इज पर्सन शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, जो महाचार्य में भूल चुके हैं। आदमी अगर अच्छा इंसान है तो सबको जी सकता है वो। बहुत अच्छे, आप अच्छे हैं तो आप पढ़ लिख गए, यही पहले कहा करते थे लोग, और आज इतने वर्ष बाद आज फिर आप ये कह रहे हैं, जिस वक्त आप ऐसी एजुकेशन दे रहे हैं जो वर्ल्ड लेवल पे आप लोग जो एजुकेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर भावित मल्होत्रा सर से नेक्स्ट सवाल है, डायरेक्टर हैं डीपीबी ग्रुप के, और सर डीपीबी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ ही सवाल है। अगर अगले 5 साल की बात करें, क्या प्लान है आपके? अगले 5 साल में अगर हम देखें तो डीपीबी ग्रुप जो है वो ग्लोबल ब्रांड बनेगा। अभी हम नेशनल ब्रांड है और उसमें हमारा एक ब्रांड नेम है दिव्यास्त्र, जिसमें हम अगरबत्ती बनाते हैं। आगे 5 इयर्स में हम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के उसमें डेवलपमेंट करेंगे, एंड अभी से ही हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया अलग अलग ब्रांड्स को लेके। एंड जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात करी जाए, आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी बोल रहे हैं, तो अगस्त 2019 में अगरबत्ती स्टिक्स पर बैन आ गया था इंपोर्ट करने के लिए। तब हमने हमारा खुद का यूनिट स्टार्ट किया, एम्प्लॉयमेंट दिया, स्किल्स दिए, लोगों को स्किल सिखाए कि कैसे आपको अगरबत्ती बनानी है और हम कैसे उसको कृपया प्लीज आप लोग चर्चा नहीं करिए वहां पे, वो बहुत महत्वपूर्ण जो आपका है अपना एक्सपीरियंस कह रहे हैं। प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज चर्चा नहीं कीजिए आप लोग वहां पे। तो वैसे ही हम न्यू भारत जो है, जो भारत 24 का विजन है कि भाई न्यू भारत क्या है, तो जितने भी हम चाहेंगे कि हम हमारे डीपीबी ग्रुप से हम स्किल्ड को बाहर लेकर आए, अलग अलग लोगों के अंदर जो स्किल्ड है पैकेजिंग का, क्या कुछ न्यू डेवलपमेंट का, तो वो चीज को हम लेके आना चाहते हैं। एंड 5 इयर्स में हम ग्लोबल ब्रांड एक तौर पे, इंटरनेशनल ब्रांड के तौर पे हम रहेंगे। बहुत सही कह रहे हैं आप। मैंने भी एक ऐसी ही एक जगह एक मैं अटेंड किया कि देखा तो वो एक भी प्रोडक्ट नहीं तैयार करते, परंतु वो पैकेजिंग करते हैं हर किसी प्रोडक्ट के लिए, और 195 कंट्री 96 कंट्रीज में वो जो है वो ही इज ऑन टॉप देयर। मेरी अपनी कास्ट के ही हैं, ऊर्जा है, तो मैं ये कह रहा था कि जरूरी नहीं है कि आप प्रोडक्ट ही तैयार करें। बहुत महत्वपूर्ण है कि जो कहाँ प्रोडक्ट बना भी रहे हैं वो सुरक्षित होके अच्छे से पैकेज होके कहीं पे बाहर निकलते हैं, तो वो एक बहुत मतलब ऐसा विषय है जो विचार करने योग्य है। बहुत बहुत सही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत राइट मूव है ये आपकी, और लोग ये जो देख रहे हैं वो ये समझ पाएंगे कि देखिए हमें ऐसा लगता था कि ये प्रोडक्ट तैयार नहीं कर पाता, ये आदमी काबिल नहीं है, परंतु उस काबिलियत के साथ जुड़ने वाले लोग कैसे कमाल के होते हैं, और अगर वो अपनी विशालता प्राप्त करते हैं तो वो टॉप के ग्रुप के वो हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं। बहुत अच्छे, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन गजराज जी आपसे है। आप एक शिक्षाविद के अलावा समाज सेवा में भी बहुत रुचि रखते हैं, और इसका उदाहरण पार्श्वनाथ मंदिर है जिसके आप अध्यक्ष हैं, तो इसको लेकर आप क्या संदेश मंच से देना चाहेंगे? मैं तो शिक्षाविद के बीच में बैठा हूं, तो जितना अच्छे से शिक्षा के बारे में आप बता सकते हैं उतना मैं नहीं बता सकता। जो बालक करे तोतरी बाता, सुनई मुदित मन पितु और माता। मैं तो आपके सामने बच्चा हूं। देखिए, शिक्षा और चिकित्सा ये बुनियादी सुविधाएं हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। पूरे विश्व के अलग देशों में देखें आप तो ये दोनों बुनियादी सुविधाएं निःशुल्क है। भारत देश में शुल्क लगता है। क्या क्या सुविधाएं? शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क है बहुत से देशों में। ये निःशुल्क का मतलब ये है कि उस पे आपसे चार्ज नहीं किया जाता, आपसे पैसे नहीं मांगे जाते, और बहुत से देशों में है ये आप शुरुआत में ही कह रहे हैं। यही देखिए कितना बड़ा परोपकार है कि आपकी वजह से ये लोग समझ पाए कि ऐसा है कई देशों में, और अब यहाँ पे ये ऐसी उपलब्धि होनी चाहिए हम लोग के देश में। जी जरूर होनी चाहिए। धन्यवाद आपका कि ये स्टार्ट लिया है। जी आप बहुत पढ़े लिखे हैं। नहीं सर। आप एक्चुअल में नारायण सेवा संस्थान शिक्षा और चिकित्सा दोनों निःशुल्क देता है। वाह वाह। संस्थान का एक स्कूल है नारायण चिल्ड्रन एकेडमी,
उसमें मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं और ऑर्फन बच्चे पढ़ते हैं, और वो आरबीएससी इंग्लिश से मान्यता प्राप्त है। उन बच्चों का एक सिंगल पैनी घर से लेके स्कूल तक आने का, फिर से जाने का नहीं लगता। उनका दिन का भोजन और सारी प्रकार की ड्रेसेस, सॉक्स, शूज, उनकी पढ़ाई सब निःशुल्क होती है। इसके अलावा चिकित्सा में भारत सरकार और राज्य सरकार ने बहुत कमाल का काम किया है। एक समय में इसके बहुत पैसे खर्च होते थे, लेकिन अभी पैसे खर्च होना बंद हो गए हैं। लेकिन हमारे गांवों में रहने वाले लोगों को इसका पता नहीं है। 850 रुपए में 10 लाख रुपए का कार्य हो जाता है अगर कोई समस्या है आपको चिकित्सा से संबंधित, लेकिन उन तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है। आज भी वो नहीं जानते, चूंकि वो अशिक्षित हैं। शिक्षा के बिना हम अपने अधिकारों की बात नहीं जान पाते। मैं दिव्यांग बच्चों के बारे में कहूं तो जो दिव्यांग पढ़ लिख जाता है वो सरकार की सारी योजनाओं का लाभ ले लेता है, लेकिन 100 में से 90 दिव्यांग कभी पढ़े ही नहीं, कभी स्कूल ही नहीं गए, तो वो बहुत ज्यादा दबे कुचले रहते हैं, घर के कोने में बंद रहते हैं। संस्थान क्या चाहता है कि हम लोग एक ऐसा काउंसलिंग सेंटर लाएं जिससे सरकार की सारी योजना उस काउंसलिंग सेंटर के लोगों को पता हो, और जो संस्थाएं सेवा कर रही है वो किस क्षेत्र में कर रही है वो भी जानकारी हो। और कोई व्यक्ति अगर आता है चारों हाथ पैर से रेंग कर या व्हीलचेयर पर बैठकर या फिर बैसाखी के सहारे, तो उसके अनुसार उसको क्या मदद मिल सकती है उसके जीवन के उत्थान के लिए, वो काउंसलिंग सेंटर बताए, जिसे सारी चीजें पता हो। अभी सबसे बड़े डोनर अगर इस देश में है तो वो भारत सरकार और राज्य सरकार है, लेकिन उनका पैसा लोगों तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि ये अशिक्षित हैं, उन्हें पता ही नहीं है। 4% रिजर्वेशन वो भी फुलफिल नहीं हो पाता नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, चूंकि वो अशिक्षित हैं। शिक्षा बहुत आवश्यक है, बिना शिक्षा के कुछ होता नहीं। आप गांव में जाएंगे, उदयपुर के आदिवासी बेल्ट में जाएंगे, आप बड़ी बड़ी एज के बच्चों को देखेंगे कि वो 5वीं तक पढ़े हैं या फिर स्कूल गए नहीं हैं, क्योंकि वो अपने माता पिता जो मजदूरी कर रहे हैं उनके साथ तगारी तोक रहे हैं, पत्थर तोक रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। 2 के 4 हाथ और 2 के 4 के 8 हाथ, बस यही एक गणना है उस परिवार की कि घर में कितने सदस्य हैं। अगर वो शिक्षित हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, तो उनका भी, अब मजदूरों के बच्चों को अगर संस्थान के स्कूल ने शिक्षित कर दिया तो वो आगे मजदूर नहीं रहेंगे, वो एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। तो ये जो सेवाएं आप प्रदान कर रहे हैं ये तो दैविक क्रिया है, आध्यात्मिक है जी। और मेरा ऐसा सोचना है कि ये परोपकार ही नहीं, ये कल्याण का वो स्रोत लेके बैठे हैं जो मुझे लगता है कि बहुत लकी है ये जगह, जो आप जैसे लोग जो है ये क्रिया ऐसे करते हैं। आप इन फ्यूचर आप क्या चाह रहे हैं या आपकी अपनी क्या विचार है जो ऐसी क्रिया हो जाए? जैसे शुरुआत में आप कह दिए कि ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पे चिकित्सा और इसके लिए पैसे नहीं लिए जाते। ये क्या कमाल का है ये। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब प्रेरणा के लिए सही है कि हम प्रेरणा ले ऐसे लोगों से। हालांकि पूरा विश्व हम लोगों से प्रेरणा लेता है, हम लोग के देश से आता है और समझता है कि क्या कैसे किया जाए, कैसे बीमारियां निकाली जाए। जब कहीं नहीं दाल गलती किसी की तो लोग यहाँ भारत आ जाते और समझते हैं बात। आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी क्या व्यवस्था बनाई जाए कि जिसके माध्यम से ये जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, ये लोगों के लिए पुनः पुनः ये समझें कि भैया ये आ गया है, तो कैसे ये आप चाहेंगे कि उनके पास ये पहुंचे? एक्चुअल में पहले हम पश्चिम की ओर जा रहे थे, लेकिन अब पश्चिम पूर्व की ओर आ रहा है। देखिए, मैंने कई देशों में देखा है कि वहां कोई भी नियम बनता है तो सबसे पहले उस नियम का प्रभाव एक दुखी, दरिद्र, दीनहीन, असहाय के जीवन में क्या हो रहा है उसे समझा जाता है। उसके बाद उस नियम को लागू किया जाता है, संविधान बनाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ वो दरकिनार हैं, वो सोच नहीं है। क्षमा के साथ कहना चाहूंगा, जैसे विकसित देशों में आप देखेंगे तो सड़क पर जो भी चलने की जगह है
विशेष रूप से वो दिव्यांगों के लिए अलग से डेडिकेटेडली रखी जाती है। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष पार्किंग होती है। दिव्यांग लोगों के लिए थिएटर में बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस रिजर्व होता है। दिव्यांग लोगों को कोई भी ऐसी बिल्डिंग आप विकसित देश में नहीं देखेंगे जिसमें जाना सुगम्य ना हो, जिसमें जाना मुश्किल हो। इतना सोचा, इवन टू टॉयलेट की सीट पर जब बैठता है व्यक्ति तो साइड में बटन होते हैं, उन बटन पर ब्रेल से खुदे हुए बिंदु होते हैं कि एक ब्लाइंड बच्चा भी उस स्पर्श करके समझ पाता है कि इससे फ्लश होता है और बटन किस लिए काम आने वाले हैं। इवन टू बहुत सारी टॉयलेट्स ऐसी होती हैं जिसमें डिफरेंटली एबल्ड लोगों की मुसीबतों को सोचकर उन टॉयलेट्स का निर्माण किया गया है। मुझे आश्चर्य होता है कि लो फ्लोर बसेस होती है, आप व्हीलचेयर पे जाइए और आपको बस के अंदर चढ़ना है तो लो फ्लोर बसें, उसका फ्लोर आपकी जमीन पर टच हो जाएगा। आप व्हीलचेयर को आगे बढ़ाइए और बस में अंदर एंटर कीजिए, और जैसे ही बस में अंदर एंटर करते हैं तो व्हीलचेयर के लिए अलग से स्थान रिजर्व है और फिर वो फ्लोर ऊपर चला जाता है। ट्रेन में जाइए, ट्रेन में रैंप्स बने हुए हैं। मतलब आप सोचिए कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे एक दिव्यांग बच्चे को वहां चलने में मुश्किल क्रिएट हो। ऐसी एक भी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। हमारे भारत देश से परिवार नाम की संस्कृति पूरा विश्व सीखता है। हमारा भारत देश विश्व गुरु बनेगा आने वाले समय में, हम ये कल्पना करते हैं और हमें विश्वास है ऐसा होगा। लेकिन जहां तक हम लोग, महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हमारे राजनीति में बैठे हुए लोग जो उच्च पदों पर हैं, वो अगर कोई भी नियम कायदा कानून बनाए तो उसका प्रभाव एक गरीब तबके के व्यक्ति पर क्या पड़ने वाला है उसको दिमाग में रख के उस नियम को बनाएं। अगर उनके पक्ष में है तो तुरंत उस नियम को इम्प्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें, लिख लें। लेकिन अगर उनके पक्ष में नहीं है तो सदा के लिए उसे त्याग दें। ठीक है ना। जो नीति निर्धारक लोग हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, उनको संवेदनशील होना बहुत आवश्यक है। संस्थान का 1100 बेड का अस्पताल है साहब, और उसमें अभी तक 4,36,000 बच्चे ऑपरेट होकर चले गए हैं अपने घर पर। वहां एक सिंगल पेनी किसी पेशेंट या अटेंडेंट का नहीं लगता। कोरोना के पहले 100 बच्चे रोज ऑपरेट होते थे। कोरोना के बाद अभी 40 बच्चे ऑपरेट हो रहे हैं, और संस्थान ऑपरेशन करने के बाद उन बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग देता है, कंप्यूटर एजुकेशन, मोबाइल रिपेयरिंग, प्लम्बिंग, कारपेंट्री, सिलाई। और उसके बाद जब वो सारे कार्यों में दक्ष हो जाते हैं तो उन्हें प्लेसमेंट दिलाता है, जॉब दिलाता है। और जॉब के बाद जब वो 2 पैसा कमाने लगते हैं तो उनकी शादियां कराता है सामूहिक विवाह में। तो एक लड़का जो 20 साल का अपने 60 साल के बूढ़े पिता के कंधों पर लद कर आता है अस्पताल के अंदर, वो उनकी उंगली थाम कर जाता है। जो फैमिली पर बर्डन होते हैं वो फैमिली का भार खुद सहन करने की स्थिति में आ जाते हैं। एक अंतर उनके जीवन में ये आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे आपके विचारों से ये पता लगा कि संवेदनाएं जो है वही सुविधाएं जो है प्राप्त करने में मदद किया करती हैं। तो संवेदनशील तो देश है ही है। मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम उस तरफ देखते नहीं हैं जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि आवश्यक है, और उससे हमें बाहर से प्रेरणा ले लेते हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं। परंतु प्रेरणा एक ऐसी चीज है, आप कहीं से लीजिए, वो सब शुभ ही है। तो आज वाकई ये मंच जो है, मैं जैसे शुरू में कह दिया कि कल्याणकारी हो जाएगा, ये आज वैसे ही हो गया है। हाँ, मैं तो शिव तत्व में मैंने पूजा प्रार्थना जो भी की है वो शिव तत्व में की है, और उसका प्रमुख तत्व जो है वो कल्याण ही है। क्योंकि आप क्रिया करें और कामयाब हो जाए, परंतु कामयाबी अगर शुभ ना हो और आपकी कामयाबी की वजह से आपको अशुभता प्रदान मिल जाए, ऐसे कई केसेस हम लोगों ने देखे। तो मेरा ऐसा सोचना है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो शुभता है वो कल्याण दे, और जो सफलता है वो कभी गलत ना हो, वो शुभ हो हर हाल में। तो जो आप जो कह रहे हो वो वाकई सर्वम विष्णुमयम जगत है। आपका जो आपने आज विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से वार्तालाप करके। मुझे लगा नहीं था कि मैं आऊंगा और मैं ऐसी इस तरह वार्तालाप, हाँ, परंतु मुझे अच्छा लगा कि ये देश में कहाँ क्या क्या हो रहा है। आप लोग ऐसे बहुत से लोग हैं
क्योंकि ये टेलीविजन चैनल पे चलेगा, ये भारत 24 पे चलेगा, तो लोग उसे पुनः पुनः देखेंगे और जो जो इसमें जो पॉइंट होगा वो पॉइंट जो है उसे पुनः पुनः वो देख पाएंगे और आप ही का है तो अच्छा रहेगा, वो बहुत सहयोगी रहेगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत सर थोड़ा सा और सेशन बाकी है, एक क्वेश्चन हरदीप सर से भी और उनसे ये पूछना चाहेंगे कि आप इंजीनियर की सभी योग्यता होते हुए भी आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े, इस अहम फैसले का श्रेय किसे देते हैं? जैसे मैंने बोला शुरू में कि जब हमारे टाइम में इधर डॉक्टर इंजीनियर दो चीज होती थी, वो तो ऑप्शन था नहीं हमारे पास में, तो इंजीनियरिंग करके आया मैं और जॉब ली, फिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बट तब मेरी मदर का हमेशा ड्रीम था, हम छोटे थे, कि उनको स्कूल शुरू करना है, क्योंकि बाहर से अपनी वो ट्रेनिंग करके आई थी। तो जब मैं 10th में आया अपना स्कूल शुरू किया तो वी ओनली हैड 50 चिल्ड्रन दैट टाइम, घर में शुरू किया, ऐसे पहले वक्त में था, धीरे धीरे स्कूल बढ़ना शुरू हुआ। आई विल नॉट इलैबोरेट। फिर माय ब्रदर जॉइन माय मदर, जब स्कूल बढ़ना शुरू मैंने रियलाइज किया कि वो जो बच्चों के लिए कर रही थी, मतलब बच्चों को शिक्षा देनी, बच्चे पास आउट होके जाते, बच्चे अलग फील्ड में जाते, आई रियलाइज कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं इंजीनियर होता तो मैं अपने लिए सोचता, अपने पैसे कमाता या अपनी जिंदगी आगे करता, बट जब मैंने रियलाइज किया कि जो मदर काम कर रही हैं, एक स्कूल चला के बच्चों को पढ़ा रही हैं, आई थिंक इट वाज वेरी गुड सोशल कॉज कर रही थी वो, जो इतने बच्चों को पढ़ा रही थी। और उस टाइम 30 साल पहले जिस तरह वो पढ़ा रही थी एक डिफरेंट कंसेप्ट से लेके, तो मेरे ब्रदर ने, हम दोनों ने स्कूल ज्वाइन किया और ग्रेजुअली सिर्फ हमारा नर्सरी स्कूल था, फिर हमारा लैंड खरीदा, एक स्कूल बना, 2 स्कूल बने, 3 स्कूल बने, हमने फिर यूनिवर्सिटी बनाई, अब हमारा हॉस्पिटल है। सो मेन रीजन था कि जब मैंने देखा कि मदर इतना इन्वॉल्व है बच्चों के लिए शिक्षा देने के लिए, लाइक ए सोसाइटी, हम लोग हमेशा अपना सोचते हैं, बट मदर था पहले दूसरे क्यों नहीं। और हमारा कोई बहुत हाई फाई स्कूल नहीं था, तो वेरी एवरेज स्कूल बट गिविंग वेरी गुड एजुकेशन। भगवान की जैसा राजस्थान में बहुत अच्छा नाम है, नंबर 1 पे नाम है। हमारा हॉस्पिटल है जयपुर में, गोविंदा जी जयपुर नेशनल हॉस्पिटल नाम से, इस 1000 बेड हॉस्पिटल है। हमारी यूनिवर्सिटी है। तो ये सब देखते हुए कि कुछ लोगों के लिए भी करना चाहिए, कि कुछ सोसाइटी को वापस देना चाहिए, इस रीजन से मैं अपनी इंजीनियरिंग छोड़ के हमने स्कूल ज्वाइन किया। और डेफिनेटली मदर बीइंग अ लेडी, उनको जरूरत थी ऑल मेल स्टाफ की, तो इस वजह से मैं अपना पूरा जो करियर छोड़ के केम द स्कूल लाइन। और मैं रिपेंड नहीं करता हूँ, बहुत खुशी मेरे को मिलती है कि आज हमारे स्कूल से इतने बच्चे पास होते हैं और इतनी अच्छी जगह पे लगे हुए हैं, बहुत फॉरेन कंट्री में हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, IPS हैं। आई थिंक इससे बड़ी कोई खुशी नहीं कि जब बच्चा आपको आके विश करता है और आपको थैंक यू बोलता है कि वो जो भी कुछ है एक टीचर की वजह से। वी ऑल टीचर्स फॉर देम, आप हम सब एक टीचर हैं। सो दिस वाज द जर्नी। नो डाउट, ये वाकई बहुत ही ये अलग ही टाइप की सेवा है। जो पढ़ लिख गया वो वाकई ऐसी जगह पे पहुंचेगा, लोग सोच भी नहीं पाते कि यार ये हम लोग का स्टूडेंट है। तो टीचर तो वहीं रह जाते हैं, परंतु जो स्टूडेंट है वो कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। तो मेरा ऐसा सोचना है कि ये वाकई ये बहुत बहुत बड़ा योगदान है, ये जो देश के लिए है। और वो वही समाज का दिखाई दे रहा होता है, उस क्षेत्र का प्रधान लगता है, परंतु जिस वक्त तो उसमें से एक आध ऐसा निकलता है जो वर्ल्ड में जाके फेमस हो जाता है, तो पता लगता है कि भैया ये तो हम लोग के यहाँ से निकले हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है वाकई, ये इंजीनियरिंग है। और हाँ वाकई आप चिकित्सा की चर्चा कर रहे थे, मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, काज चिकित्सा। मुझे पता नहीं कि आप उससे अवगत है कि नहीं है, उससे आपको पता है? आप काज चिकित्सा में 43 प्रकार की चिकित्सा है और उसमें इतने प्रकार के विकार और मनोविकारों में भय, डर, ये घबराहट, ये तरह तरह की जो हमारे चित्त में चेतनाएं जग जाती हैं, उनकी वजह कैसे भोजन से जुड़ी होती, खाने से। ये पता लगता है कि खाता क्या है भाई, ये खाना क्या खाता है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप पढ़ लिख लेते हैं तो पता लगता है कि भैया ये मुझ में आया कहाँ से। लेकिन और खास तौर पे जो एक्टर लोग तैयारी करते हैं, वो लोगों से मैं कह देता हूं भैया कि तुम्हारा काम, तुम फिल्म लाइन में आ गए हो, परंतु तुम जाके कभी थोड़ा सा रूप शास्त्र पढ़ो, तुम नयन शास्त्र पढ़ो, तुम्हें ये रूप ऐसा कैसे हो गया तुम्हारा अपना, आए थे तो कैसे था, अब कैसे हो गया, और इतने चेंजेस कैसे आ गए। तो पहले के लोग कहा करते थे कहाँ का खाना खाता है, हाँ ऐसी भाषा कह रहा है, ये मुंह से क्या निकल रहा है। तो चेहरा सब कह दिया करता है, आपके बर्ताव, आपके तौर तरीके,
ये बता देते हैं कि आप खाना कैसा खाते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, ये बता देता है कि आपका किचन कैसा है। मतलब देखने वाले की दृष्टि चाहिए, पूरी दुनिया साफ साफ दिखाई देती है कि भैया ये ऐसी चल रही है इस आदमी की लाइफ। तो आपके और इस मंच के माध्यम से आज ये बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। और निकलते निकलते बहुत मैंने मेरी भी बहुत तारीफ कर दी आज तो मैं क्षमा प्रार्थना कहूंगा। और मैं ये कह के निकलता हूं कि भैया मैं कल जो है मैं ही तकलीफ से निकला हूं, मुझे ही मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, परंतु क्योंकि मैं इतना ज्यादा पढ़ लिख गया हूं इस सब्जेक्ट को लेके, तो मुझे उसके कैसे उसका सामंजस्य किया जाए वो थोड़ा समझ में आता है। परंतु वो चेहरे जो सब चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो ये सच है कि वो शरीर में जो भोजन जा रहा है, वो जो खाना खाते हैं, या तो वो ख्याल कर रहे हैं या तो उनका ख्याल रखा जा रहा है उनकी वाइफ के माध्यम से। या सच कह रहा हूं, मुझे किसी भी पुरुष को मैं तरफ देखता हूं या किसी स्टार की तरफ देखता हूं तो मैं उसकी तरफ नहीं देखता, मैं मुझे तुरंत उसकी माँ या उसकी वाइफ या उसके परिवार में जैसे लोग खाना खिलाते हैं वो मुझे नजर आ जाते हैं कि भैया इनकी लाइफ कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है। बहुत सारे लोगों को लगता है किचन वो चला रहे हैं और बहुतों का किचन चला रहे हैं, बहुत आयु लग जाती है, पता लगता है किचन उन्हें चला रहा था। तो बहुत ख्याल रखना बड़ा आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच Thank you आप so much. सभी का, अभी पैनलिस्ट सभी का, और गोविंदा सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पैनल डिस्कशन के लिए।